सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया था, रिसोर्सेज के डिप्लेशन होने के क्या क्या रीजन है, उन सब के बारे में जो है हमने डिस्कशन जो है कर लिया था। अब जो डिप्लेशन जो हो रहा है इंडिया में रिसोर्सेज का या फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का, उनके कंजर्वेशन के लिए एनजीओस वगैरह या इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या क्या प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए हैं, हम लोग को उसी के बारे में जो है अभी पढ़ना है। ठीक है, सो देखो, कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द फॉरेस्ट्री हैज बिकम इसेंशियल। सिंपल सा चीज है भाई। अब देखो, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि किसका किसका डिप्लेशन हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब टाइगर्स का पॉपुलेशन, एलिफेंट्स का पॉपुलेशन, एशियाटिक एलिफेंट का पॉपुलेशन, मतलब जितने भी जो एनिमल जो है वाइल्ड लाइफ जो है उनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साथ ही साथ फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी क्या हो जा रहा है, डे बाय डे जो है कम हो रहा है। इसीलिए कंजर्वेशन हमारे लिए क्या है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी रैपिडली रेट से अगर हमारा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री अगर डिक्लाइन होता गया, तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पर ह्यूमन बींग्स जो है अकेले इस प्लेनेट पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री आर इसेंशियल। जिस तरीके से आपके लिए ऑक्सीजन इसेंशियल है ना, उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल है। ठीक है, बट वाई वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यहां पर पूछ रहा है लेकिन क्यों हमको जरूरत है। देखो, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या करता है, ये जो प्रिजर्व करके रखता है किसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या, देखो कि ये जो हमारा जो पूरा का पूरा जो नेचर है वो क्या करता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके सब किसी न किसी एक चेन से जो है क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और उसी से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, बैलेंस्ड होकर चलता है। अब सोचो, अगर सडनली टाइगर्स की जो पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और उनको जंगलों में खाना नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, इंसानों को पकड़ कर खाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो और कम हो गया, अगर टाइगर्स कम हो गए तो क्या हो जाएगा, टाइगर्स किसको खाता है, हिरन को खाता है, या छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं, उनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हर एनिमल की अपनी इंपॉर्टेंस है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है अचीव किया जा सके। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर, सॉइल, इन सब के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। It also preserves the genetic diversity of plant and the animals for the better growth of species and the breeding. इसके अलावा कंजर्वेशन करने का एक और पर्पस या एक और फायदा ये होता है कि जो एनिमल्स हो गए या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो गए जो कि खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, जिनका एग्जिस्टेंस खत्म होते जा रहा है, उनका भी ग्रोथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग के थ्रू जो है हम लोग क्या करा सकते हैं, उसको सक्सेसफुली जो है करा सकते हैं। जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है कम होते जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू और साइंस के थ्रू जो है, जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पर जो है टाइगर्स को रिजर्व करके जो है वहां पर ब्रीडिंग कराई जा रही है। ठीक है, ब्रीडिंग कराई जा रही, मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, आप लोग पता होगा ब्रीडिंग के बारे में। सो ब्रीडिंग करके जो है वहां पर उनके पॉपुलेशन को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ब्रीडिंग और कहां कहां पर होता है, तो फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज। अभी भी हमारा इंडिया का जो 60% जो पॉपुलेशन वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है। ठीक है, मतलब हमारे कंट्री को हम लोग दो नामों से जानते हैं। जो जितने भी महान जो विचारक होते हैं, जो थॉटर्स जो होते हैं ना, जो फिलोसोफर्स होते हैं, वो इंडिया को इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया किसको बोलते हैं, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, उसको बोलते हैं इंडिया। तो हमारा देश दो जगह बसता है, एक इंडिया में और एक भारत में। इंडिया में 40% पॉपुलेशन बसता है। ठीक है, 40% पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में, मतलब मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, ये सब कोलकाता, ये सब किसमें आते हैं, इंडिया में आते हैं। और भारत में कौन आते हैं भाई, गांव वगैरह आते हैं। ठीक है, गांव वगैरह हो गए, ये सब किसमें आते हैं, भारत में आते हैं। ठीक है, तो आज भी जो भारत है ना, हमारे देश का जो भारत वाला पार्ट मतलब गांव वाला हिस्सा, यहाँ भी जो फार्मर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स का जो है यूज करते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है,
वही पुरानी जो सीड्स है जो कि 10 साल से यूज होते जा रही है उसी सीड्स को यूज करते हैं। एक ही जमीन पर एक ही टाइप के क्रॉप्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, किसान को लॉस होगा। ठीक है, उसके अलावा आज भी जो हमारे भारत में बसने वाले जो लोग हैं वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, रेनी पर, बरसात पर डिपेंड होते हैं। अगर किसी साल अगर बरसात अच्छी हो गई तो फसल अच्छा हो जाएगा, और अगर किसी साल अगर बारिश अगर नहीं हुई बाई चांस, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा किसान जो है रोड पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज भी भारत के लोग किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर, तो उसके लिए ट्रेडिशनल क्रॉप पर जो है बेस्ड है। इसके अलावा एग्रीकल्चर ही नहीं है, फिशरीज में भी क्या है, ये आज भी उसी पर डिपेंड है। आपको मैं बता दूं, फिशरीज जो है वो हमारे कंट्री के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब स्टेट्स के लोग क्या करते हैं, फिशरीज जो है कलेक्ट करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा फिश यूएस तक जाता है, यूएस जाता है, रसिया जाता है, साउथ कोरिया जाता है। ठीक है, तो चाइना के बाद जो है इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है फिशरीज प्रोडक्शन करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, आज भी लोग जो है क्या करते हैं, पुराने ट्रेडिशनल मेथड का जो है फिश पकड़ने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा नेट बिछा बिछा के लोग क्या होते हैं, किनारे पे बैठे रहते हैं, जैसे कोई मछली फंसती है तो उसको खींचते हैं। तो ये क्या, ये ट्रेडिशनल मेथड है। जबकि चाइना जो है, चाइना हमारा पड़ोसी है, लेकिन वो हमसे कई गुना टेक्नोलॉजी में आगे है। वहां पर फिश पकड़ने के लिए लोगों को जो है 1 घंटा तालाब के किनारे या नदी किनारे बैठना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अपना जो भी सेटअप रहता है उसको कर देते हैं और एक प्रॉपर टाइम में आकर क्या करते हैं, उनका कलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है हमारे लिए क्या है, इसीलिए इन सब की वजह से हमको कंजर्वेशन की जरूरत जो है पड़ती है। कंजर्वेशन के साथ साथ हमारी बायोडायवर्सिटी को जो है सेव करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब जो इस फील्ड पर काम करते हैं, जैसे बहुत सारे एनजीओस रहते हैं जो कि एनिमल्स के जो है रेस्क्यू करते हैं, उनका जो है क्या करते हैं, उन जगह कंजर्वेशन करते हैं, उनके लिए जो है आवाज उठाते हैं। तो जो कंजर्वेशनिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, एक नेशनल लेवल पर जो है क्या किया, एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम की जो है उन्होंने डिमांड की कि पूरे नेशनल लेवल पर एक कानून होना चाहिए जिसमें जो होता है प्रोचिंग हो गया, प्रोचिंग मतलब समझते हो ना, जो अवैध शिकार कहते हैं। जैसे सलमान खान जो है 1999 में एक मूवी की शूटिंग हो रही थी उसकी, हम साथ साथ या कोई एक मूवी, तो उस समय वो राजस्थान में फंसा हुआ था। ठीक है, किस केस में, प्रोचिंग के केस में, क्योंकि उसने क्या किया था, काला हिरन को मारा था करके ऐसा उसके ऊपर केस चल रहा है। तो इन सब चीजों, और लोग क्या करते हैं, देखो एनिमल्स वगैरह जैसे एलिफेंट हो गए, एलिफेंट के टीथ हो गए, टाइगर्स के बॉडी की स्किन हो गए, इन सब को मार मार कर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए जो है इन्होंने क्या क्या डिमांड किया कि नेशनल लेवल पर क्या होना चाहिए, एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है होना चाहिए। और उसी के कारण से क्या हुआ, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन 1972। डिमांड कब हुई, देखो 1960s और 1970s के बीच में हुई, और ये आया कब, 10 साल बाद। ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में जो है क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट ने जो है इसको पास किया। ठीक है, एन ऑल इंडिया लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड, और उसमें क्या क्या गया, जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं जो कि खत्म होने के कगार पर है, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है कैटेगरी बनाई गई कि ये सारे एनिमल्स क्या होंगे, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में होंगे, ये जो है क्या होंगे, डेंजरस के केस में होंगे, ये रेयर के केस में होंगे करके जो इस तरीके से क्लासिफिकेशन भी जो है किया गया। ठीक है, The thrust of the program was towards protecting the remaining population of the certain endangered species by banning hunting. Thrust का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम था, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि जो इंडेंजर्ड लोकेशन पर आ गए या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए, ऊपर में हमने पढ़ा था ना अलग अलग टाइप्स के इंडेंजर्ड, रेयर, इस तरीके से, सो जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं उनका प्रोटेक्शन करना है। और प्रोटेक्शन कैसे होगा, उस टाइप के जो स्पेसीज जो होंगे उनकी हंटिंग क्या हो जाएगी, प्रोहिबिटेड हो जाएगी। अगर आप उस तरीके की हंटिंग करोगे तो आपको लीगली क्या करना पड़ेगा, आपको जो है रेस्ट्रिक्शन, फिर आपको लीगली जो है आपको क्या हो सकती है, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। उसी वजह से सलमान खान के ऊपर आज भी क्या हो रहा है, 20-25 साल पुराना केस जो है आज भी चल रहा है, क्योंकि ये पास कब हुआ था, 1972 में, और सलमान खान ने ये केस कब किया था, आई थिंक 1995 या 6, हम साथ साथ हैं,
ये मूवी कब आई थी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उस समय की बात है। तो उसने क्या किया था, ब्लैक बेयर को, काला हिरन को मार दिया था, और काला हिरन जो उस समय था किस कैटेगरी में था, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो उसके ऊपर अभी भी जो है लीगली जो है केस जो है चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो जहां पर रहते हैं उनके हैबिटेट को भी क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, लोग वहां पर आ जाना सके ना, वहां पर जो है ट्रेड हो सके वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेंटर इन द मेनी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और इसी प्रोग्राम के तहत, किस प्रोग्राम के तहत, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, इनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल लेवल पर जो है नेशनल पार्क बनाया गया, स्टेट लेवल पर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है बनाई गई, ताकि इनका प्रोटेक्शन जो है क्या हो गया, इनका प्रोटेक्शन जो है क्या कर सके हम लोग, कर सके, ठीक है। और ये चीजें आपने जो है पिछले वीडियोस में जो है या 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीशीज एनिमल व्हिच वर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर वन। देखो, गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये तो बनाया ही है, नेशनल पार्क भी बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाया है, इसके अलावा जो स्पेशल टाइप के जो एनिमल्स जो कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। जैसे टाइगर, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए जो है क्या किया है, इन्होंने जो है एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर करके, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में क्या किया गया है, जहां पर टाइगर्स का अमाउंट ज्यादा होता है, ऐसे नेशनल पार्क को जो है उनके लिए स्पेशली क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, डायनासोर्स वगैरह के लिए भी हो गया, ठीक है, डायनासोर्स के लिए हो गया। द कश्मीर स्टेक और द हंगुल, ये क्या है, क्रोकोडाइल के टाइप से जो कि कश्मीर वगैरह में मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। और घड़ियाल एशियाई, और उसके अलावा कौन से, एशियाटिक लाइन हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे हैं। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है इंडेंजर्ड कंडीशन पर आ गया है ना, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड द स्नो लिपर्ड, ठीक है, स्नो, ये भी जो है इसी कैटेगरी में जो है आ चुका है। Have been given full और partial legal protection against the hunting and the trade throughout the India, ठीक है। इन सब के लिए क्या किया, या तो पूरी तरीके से या तो पार्सली क्या किया गया, लीगली जो है इनका प्रोटेक्शन किया गया। मतलब अगर यहाँ पर जो लिस्टेड है ना, जैसे घड़ियाल हो गया, चिंकारा हो गया, उसके बाद बस्तर्ड हो गया, इन सबको अगर आप गलती से अगर आप हंटिंग करते हो, अगर पकड़ा गए, तो आपको कैटेगरी के वाइज आपको वो देखेंगे कि पहले वो फुल प्रोटेक्शन के अंडर में आ रहा है कि पार्शियल प्रोटेक्शन के अंडर में आ रहा है, फिर आपको उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। सो उसी में से एक प्रोजेक्ट को हम लोग देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फोनल वेव। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of century। जिस समय हमारी 21 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, 21 सेंचुरी मतलब समझ रहे हो ना, जब सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी 20, ये मतलब ये 1990s के बाद की बात बोल रहे हैं, ठीक है। उस समय हमारे यहाँ जो टाइगर्स जो थे वो कितने थे, 55,000 थे। और देखो अभी के केस में कितने बचे हैं, पहले कितने डिजिट में थे, 5 डिजिट में थे, अब कितने डिजिट में बच गए हैं, 4 डिजिट में। ये तो बहुत पुराना बुक है आपका, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आप रिसेंटली अगर 2015 का डेटा देखोगे तो मेरे ख्याल से 1000 से भी कम टाइगर बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली 2029 में जो है 2029 बोलता हूं, सॉरी, हाँ, रिसेंटली 2020 में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहां पर जो है ये बताया गया था कि हमारे इंडिया में जो है टाइगर्स का पॉपुलेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां होता है, याद रखना, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, कर्नाटक, यहाँ है 526 और यहाँ है 524, बाकी और भी जगह हैं। लेकिन अभी टाइगर की पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है इन सब प्रोग्राम की वजह से। सो ये 1827 जो बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। The major threats to tiger population are the numerous such as poaching, poaching मतलब अवैध शिकार करना, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, वो जहां पर रहता है उसके हैबिटेट को श्रिंक करना, छोटा करना, मतलब वहां पर जो है कुछ और चीजें, इंडस्ट्री लगा देना या फिर कोई माइनिंग कर देना, जिससे उसका रहने का जगह कम हो जाएगा। डिप्लेशन ऑफ प्रे, बेस स्पीसीज ग्रोइंग, ह्यूमन पॉपुलेशन तो हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर जगह जहां पहुंच जा रहा है, ठीक है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इज द ट्रेडिशनल medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of the extinction।
इन सब चीजों के कारण, किस चीजों के कारण, इनके ट्रेड के कारण। और टाइगर का स्किन, टाइगर का बोन से क्या बनाते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाते हैं। स्पेशली कौन बनाते हैं, चाइना वाले, ठीक है। मतलब जो नॉलेज दुनिया वालों को नहीं है वो नॉलेज चाइना वालों को, ठीक है। रिसेंटली अभी मैं आपको एक केस बताता हूं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस। तो पूरी दुनिया के लोग क्या वैक्सीन के ऊपर जो है मतलब खोज में लगे हुए हैं कि इसका वैक्सीन हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और चाइना क्या बोलता है कि भैया जो बियर होता है, बियर के बाइल से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। बियर बाइल मतलब समझते हो, जिस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, एक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में जो है, पेनक्रियास में जो है एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, फूड को जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंप्लीफाइड करता है। उसी तरीके से क्या होता है, बियर्स के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है बाइल्स मिलते हैं। बाइल्स मतलब समझ गए, यहां पर से क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो यहां से जो एसिड का प्रोडक्शन होगा उसको जो है कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उसको दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ज्ञान वो बांट रहा था, ठीक है, और वो करता भी है ऐसा। तो सोचो, चाइना को ऐसा ऐसा नॉलेज पता है जिसको पूरी दुनिया वालों को नहीं पता, यहां तक यूएस को भी नहीं पता इतना डेवलप्ड होने के बाद, और चाइना को ये पता है। तो हो सकता है वो उसका ट्रेडिशनल भी होगा, या फिर सही भी हो सकता है, या गलत भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से जो है क्या किया जा रहा है, टाइगर जो है कहां पर पहुंच गया, खत्म होने के कगार पर जो है पहुंच गया, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। Since India and Nepal provide habitat to about two-thirds of the surviving tiger population in the world, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर क्या देखने को मिला कि दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उसके 2/3 टाइगर्स कौन सेव करके रखा हुआ है, हमारा प्यारा भारत और नेपाल, ठीक है। उसके बाद देखो, दीज टू नेशन बिकम अ प्राइम टारगेट्स फॉर द पोचिंग एंड द इलीगल ट्रेडिंग। ये जो है क्या है, दो मेन नेशन हैं जो कि टारगेटेड रहते हैं, किसके लिए, पोचिंग वगैरह के लिए और इलीगल ट्रेडिंग के लिए जो है होता है, ठीक है। इसी कारण से कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड इन 1973। देखो, इंडिया में द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पास हुआ 1972, और 1973 में जो है क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च हो गया। और वो इंडिया के लेवल पर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है ये हो गया, ठीक है। इट शोड सक्सेस एट द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप 4002 इन 1985। अब देखो, ये जो है 1973 के आसपास कितना था, 1827। उसी के 10-12 साल बाद कितना हो गया, देखो लगभग लगभग जो है डबल हो गया, ठीक है, डबल से भी ज्यादा हो गया, 4200। उसके बाद देखो 4334 इन 1989, बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड ड्रॉप्ड टू, अब देखो एक बार टाइगर जो है 85 89 तक बढ़ते गया, और 90s की तमाम क्या हो गया, ये टाइगर का पॉपुलेशन जो है कम होते गया, ठीक है। उसके बाद देखो, देयर आर, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया covering an area of 37,761 km square. Tiger conservation has been viewed not only as the effort to save an endangered species, but with the equal importance as a means of preserving the biotype in the sizable magnitude. हमारे इंडिया में 27 टाइगर रिजर्व हैं, और जो कि कितने एरिया में फैले हुए हैं, 37,761 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैले हुए हैं। अब इन टाइगर रिजर्व का पर्पस सिर्फ एक ही चीज नहीं कि टाइगर को क्या करना है, बचाना है। इसका एक और पर्पस है कि हमको क्या करना है, जो बायोडायवर्सिटी है, जो बायोटाइप्स है, उसके मैग्नीट्यूड को भी हमको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। देखो, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है ये। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व जो है आसाम में है। एंड पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। ये जो है क्या है, कुछ हमारे इंडिया के टॉप टाइगर रिजर्व जो है वाइल्ड सेंचुरीज है, ठीक है, जहां पर टाइगर जो है क्या क्या जो है उनका उनके ब्रीड्स को जो है बढ़ाया जा रहा है, उनका प्रोटेक्शन जो है वहां पर किया जा रहा है, ठीक है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन द बायोडायवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। पहले जो है 1980s के टाइम पे जो कुछ ही चीजों पर फोकस किया जाता था, जैसे टाइगर पर हो गया, घड़ियाल पर हो गया, इंडियन बस्टर्ड पर हो गया, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल का ही प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है, पूरे माइक्रो लेवल पर जो है अब क्या किया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, हर एनिमल को क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है।
और इसी के तहत देखो इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड इन अ प्लेस कंजर्वेशन प्लानिंग। अभी तो बड़े बड़े हाथी टाइगर को रख रहे थे, अब हम लोग इंसेक्ट्स वगैरह को भी क्या कर रहे हैं भाई, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स भी जो होते हैं वो भी हमारे लिए बराबर इंपॉर्टेंस होता है। जितना हाथी टाइगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना इंसेक्ट्स भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। In the notification under Wildlife Act of 1980s and 1986, several hundred butterflies, month beetles and one dragonfly have been added। ये देखो क्या किया गया, 1980s में एक और एक्ट आएगा जिसके अंदर में जो है हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज को जो है इसके अंदर में रखा गया, और उसके अलावा कुछ और चीजों को जो है प्रोटेक्टेड स्पेसीज के अंडर में जो है रखा गया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट। अब प्लांट्स को भी देखो, इंसेक्ट्स को भी किया गया, छोटे छोटे बटरफ्लाइज को क्या गया, बेटल्स को क्या गया, ड्रैगन फ्लाई को क्या गया, अब साथ ही साथ प्लांट्स को भी क्या किया गया, इसके अंडर में जो है क्या किया गया, रखा गया। किसके अंडर में, प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंदर में जो है रखा गया। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो आपको घड़ियाल के बारे में यहां पर दिया हुआ है, एक न्यूज़पेपर का कटआउट है। ठीक है, ये जो है जानकी लेनिन का जो कटआउट है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कि बर्ड डेथ ब्लेम्स ऑन द डर्टी यमुना, मतलब यमुना नदी क्या हो रही है, गंदी हो गई है, इसके कारण से यहाँ पर रहने वाले जो बतख हैं, जो बर्ड्स हैं वो क्या हो गए, इन गंदे पानी को पी पी कर क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, खतरे के कगार पर, किनारे पर ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कटआउट जो है न्यूज जो है क्या होता है, सुनने को हमको मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हमने जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज जो बनाई हुई है उसमें भी हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। ठीक है, जैसे अब पूरे फॉरेस्ट को तो आप खत्म नहीं कर सकते, खत्म करता हूं बोलता हूं, पूरे पूरे फॉरेस्ट को जो है आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई आज से फॉरेस्ट पे जाना बंद, तो इससे ट्राइबल्स लोगों की लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उनके लिए उनका फॉरेस्ट ही सब कुछ है, उनके लिए भगवान है। ठीक है, मतलब इवन जो ट्राइबल्स जो होते हैं वो पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, मूर्ति वगैरह की, मस्जिद वगैरह में जाते हैं, चर्च वगैरह में जाते हैं, उस तरीके से ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। अब आप उनको बोल दोगे कि कल से आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको टाइगर्स का रिजर्वेशन करना है और दूसरे स्पेसीज का करना है, आप जंगल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए कुछ कुछ जगह को जो है पूरा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, कुछ कुछ जगह को जो है ओपन किया गया है कि आप वहां पर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो करके। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो देखो किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, देखो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब हमारे इंडिया में जितने भी जो है रिजर्व फॉरेस्ट हैं उसके आधे से ज्यादा जो है किसके अंडर में आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में जो है आते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। और यहाँ पर जो है सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो है क्या किया जाता है, इन जगहों पर जो है कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सबसे पहला क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड। ये टूथ मोर देन हाफ है और ये 1/3 है। ठीक है, एरिया इज प्रोटेक्टेड एज द डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और रिजर्व कैटेगरी में आएगा, प्रोटेक्टेड में आएगा कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आएगा, कौन डिसाइड करता है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डिसाइड करता है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का बनाने का रीजन क्या था कि जितना डिप्लीट ये फॉरेस्ट हो चुका है उसके बाद उसको और डिप्लीट होने नहीं देना है। तीसरा कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। These are other forest in the westland belongs to the both government and the private individual and the communities। ये ऐसे जगह हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है, उसका भी हक है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी हक है, और वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, सबका जो है यहाँ पर हक है। मतलब ये ओपन है, समझ लो, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये पूरा ओपन है। पूरा मतलब ऐसा नहीं कि आप रात को गए पूरा जंगल काट के आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप वहां पर एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे ग्रेजिंग कर सकते हो, जो लकड़ी जो होती सूखी लकड़ी उसका कलेक्शन कर सकते हो, यहाँ से कोई अगर आपको फ्रूट वगैरह मिल रहा है आप उसको ला सकते हो। तो ये सब काम करने के लिए यहाँ पर जो है अलाउड होता है। ठीक है, देखो रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। अब ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड जो है, यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, कुछ कुछ चीजों पर परमिशन है। जैसे यहाँ पर कुछ चीजों का प्रोडक्शन किया, जैसे टिम्बर का जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है।
एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मतलब मध्य प्रदेश का लगभग 75% एरिया जो आता है वो किसके अंडर में आता है, या तो रिजर्व के अंडर में आएगा या फिर प्रोटेक्टेड के अंडर में जो है आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्जेस्ट परसेंट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयरएज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में टॉप में कौन आते हैं, देखो तो टॉप में आता है पहला तो मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर में। उसके बाद कौन आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उत्तरांचल आता है, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बोलते हैं ना, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, वेस्ट बंगाल आता है, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, ये सब आते हैं। उसके बाद हो गया बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्रोटेक्टेड के अंदर में आते हैं। All northeastern states are the and Gujarat have a very high percentage of their forest and the unclassified forest managed by the local communities। जो नॉर्थ ईस्ट है, जो कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो है ना, ये सब जगह क्या है, वो किसके अंडर में आते हैं, अनक्लास्ड। और इवन गुजरात भी, मतलब ये पूरे एरियाज क्या है, ओपन है, यहाँ पर लोग जो चाहें कर सकते हैं। और इन लोगों को इसलिए ओपन किया गया है क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उनको पता है कि अगर हमको फॉरेस्ट को डैमेज करना है, उससे कुछ चीज अगर लानी है तो हमको कितने अमाउंट में जो है लाना है। मतलब उन लोग जो है अंधाधुन मतलब समझ रहे हो ना, आंख बंद करके जो है ब्लाइंडली जो है वो कटिंग नहीं करते। जबकि बाकी जगह का देख लो, यूपी के देख लो, यूपी देखो, झारखंड देखो, छत्तीसगढ़ देखो, उड़ीसा देखो, यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो भी फ्री में मिल गया अंधाधुन कटाई करना चालू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको इनके अंडर में रखा गया है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन फॉरेस्ट के टाइप। अब आगे देखते हैं हम लोग, शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। देखो कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन, मतलब हमारी कम्युनिटी और कंजर्वेशन इन दोनों में जो है कैसा रिलेशन है। देखो conservation studies are now new in our countries. We often ignore that in India forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve this habitat along with the government officials, recognizing that only this will secure this own long term livelihood in the। देखो यही चीज बोल रहा है कि हमारे इंडिया में जो है जो स्ट्रेटेजी जो बनती है कंजर्वेशन के लिए, वो कोई नई चीज नहीं है, तो बहुत पहले से बनती आ रही, लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो फायदेमंद है। लेकिन जो कुछ ट्राइबल्स एरिया, जो कम्युनिटीज जो रहती हैं वहां पर जंगलों पे, वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर रहने के लिए। इवन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी क्या कर रहे हैं, उनके लिए जो है कोई काम जो है नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो इंप्लॉइज जो होते हैं, वो खुद ही क्या करते हैं, जो कोचिंग करने वाले होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं और कोचिंग करने के लिए अलाउड कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइवलीहुड क्या हो गई, खतरे में आ गई है। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against the mining by the citing the Wildlife Protection Act। जब सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास राजस्थान में क्या किया गया, माइनिंग करने के लिए जो है एक प्लांट जो है तैयार किया गया, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के जो विलेजर्स जो थे, इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन कर दिया कि हम लोग अपने यहाँ जो है माइनिंग होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, माइनिंग होने से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर की क्वालिटी खराब होगी। अब माइनिंग होगा तो ऐसा तो नहीं कि इसी जगह पर, एक ही जगह पर दिन रात माइनिंग करते रहेंगे, उसका एरिया तो बढ़ते जाएगा, और एरिया बढ़ते जाएगा तो इसका टाइगर रिजर्व क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, उसके लिए जगह कम पड़ते जाएगा। ठीक है, The inhabitants of the 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared the 1200 hectare of the forest as the भैरवदेव द काफ सेंचुरी। ठीक है, सोनचुरी। ठीक है, मतलब 5 गांव के लोगों ने जो है मिलकर क्या किया है, 1200 हेक्टेयर जमीन को जो है क्या कर दिया गया है, भैरवदेव द काफ सोनचुरी डिक्लेयर जो है कर दिया। ठीक है, विच डू नॉट अलाउ द हंटिंग, और यहाँ पर हंटिंग करना अलाउड नहीं है, प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। और वहां का अगर कोई बाहर का लोग आता है इंक्रोचमेंट करने के लिए, तो इन लोग क्या करते हैं, उसको जाने जो है नहीं देते। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सैक्रेड ग्रुप्स या तो वेल्थ रिजर्व एंड द रेयर स्पेसीज, जो रेयर स्पेसीज है उसके बारे में। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट
ऑल द क्रिएशन ऑफ द नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नेचर को जिसने बनाया है वो यही कहीं रहता है। सच बिलीफ हैव प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन द प्रेसिडेंट द कॉल द सेक्रेड ग्रोव्स द फॉरेस्ट ऑफ द गॉड एंड द गॉडेस। इसका मीनिंग क्या होता है? सेक्रेड का मतलब जो होता है, सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड द गॉडनेस, देवी और देवताओं के जो है जंगल है। These patches of the forest are the part of the largest forest have been the untouched by the local people and the only interference with them is banned। और यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, ट्राइबल्स लोग जो बाहर के आने वाले लोगों को जो है क्या करते हैं, ये अंदर आने नहीं देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वहां पर जो है अमेरिका का एक जो है क्या किया गया था, बच्चा नहीं बोलेंगे उसको, एक जो है आदमी वहां पर चले गया था। तो अंडमान निकोबार के लोगों ने उसको क्या किया गया, धनुष से जो है, मतलब सोचो धनुष, तीर धनुष से जो उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उनको लगता था कि बाहर के दुनिया के लोग हमारी ट्राइबल्स लाइफ को, हमारे फॉरेस्ट लाइफ को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे करके। तो इस तरीके से उनका जो है क्या होता है, अटैचमेंट जो है उनके साथ जो है रहता है। ठीक है, वही सब चीज यहाँ पर आपको दी हुई है, उसको आप देख लेना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहाँ पर पढ़ना है वो है हमको चिपको मूवमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपसे पूछता है। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट जो है क्या है। तो देखो, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयास हैज नॉट सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया बट हैज आल्सो शोन द कम्युनिटी फॉरेस्टेशन विद द इंडिविजुअल इंटेंशन ऑफ द रिवाइज। देखो इसमें क्या किया गया था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय क्या करता था, वो जंगलों को काटता था और जो मजबूत लकड़ियां होती थी उसको क्या करता था, जाके जो है रेलवे ट्रैक बनाने में वो यूज करता था। ठीक है, तो जब इस तरीके से कटिंग करने के लिए आया गया, तो ये कहां की बात है, उत्तराखंड की बात है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है एक आदमी थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम जो है इन ट्रीज की कटिंग करने नहीं देंगे। और जब कटिंग करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे तो ये सब लोग क्या हो गए, एक एक पेड़ के साथ जो है चिपक गए। ठीक है, मतलब उस पेड़ से अपने आप को गले लगा लिए और बोले कि अगर पेड़ को काटोगे तो उससे पहले हमको काटना पड़ेगा करके। ठीक है, तो इसी को जो है चिपको मूवमेंट जो है क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में देख लेना, यहीं पर आपको दिया हुआ है चिपको मूवमेंट जो है किस किस तरीके से जो है हुआ था। गांव के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसको क्या किया गया था, वो कटिंग होने से जो है बचाया गया था। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसके किसके बीच का, कम्युनिटीज और फॉरेस्ट के बीच में। ठीक है, तो कम्युनिटीज और फॉरेस्ट किस तरीके से रिलेटेड समझ में आ गया। और वैसे भी हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत सारे फॉरेस्ट की पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों में इतना मतलब फीलिंग्स है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, स्पीसीज हो, हम लोगों को मतलब इंडिया वाले ऐसी इसीलिए ग्रेट हैं यार। ठीक है, मतलब किसी की भी जो कटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमको क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है, चाहे फॉरेस्ट की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे स्पीसीज की हो। तो इसीलिए कई सारे प्रोग्राम जो है पहले भी चलते आए थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, आज भी चलते आ रहे हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, लोग अपने अपने कामों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय कि थोड़ा सा संडे को एक दिन निकल कर हम लोग फॉरेस्ट में जो है फॉरेस्ट के लिए कुछ करें, नेचर के लिए कुछ करें। नहीं, संडे का टाइम हमारे लिए क्या, छुट्टी का टाइम है, हम लोग इस दिन सोएंगे। जबकि संडे का टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर आप अपने इन्वायरमेंट के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आप अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बना सकते हो, आप अपने घर में जो कुछ ऐसे ट्रीज या ऐसे प्लांट्स जो अडॉप्ट कर सकते हो जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स ऐसे अपने आसपास रख सकते हो जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, अच्छी होती हैं। तो ये सब चीजों पे लोगों का ध्यान अब कम जा रहा है। अब लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे। तो ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेचर को आप अनबैलेंस करोगे तो कोरोना जैसे बीमारी तो आएगी ही अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो हमको नेचर की, ठीक है, नेचर में जितनी भी चीजें वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको जब इसका यूज करने की बारी आती है तो हमको इसका यूज जो है सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो हमने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो आप क्लास 10th के बच्चे हो, इंडिया के फ्यूचर हो। आप जब सुधरोगे तो आने वाला फ्यूचर भी क्या होगा, सुधरेगा। ठीक है, आप अपने घर वालों को सुधार सकते हो। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो किसी को भी सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने घर वालों को फोर्स करो कि मम्मी हम लोग हर मंथ या फिर हर साल जो है 2 ट्रीज लगाएंगे और दो ट्रीज ऐसे लगाएंगे जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। मेरे बर्थडे के दिन, एवरी बर्थडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक ट्री लगाएंगे। तो सोचो, अगर आप ईमानदारी से अपने हर बर्थडे पर
केक काटने के बजाय अगर आप एक ट्री लगाते हो तो वो इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब आप 50 साल के हो जाओगे तो 50 ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और ये 50 ट्रीज जो है और 50 में जो है क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके सीड्स जो होंगे वो गिरेंगे, सीड्स गिरेंगे तो छोटे छोटे ट्रीज वगैरह जो है क्या होंगे, यूज होंगे। और आप ऐसे भी ट्रीज प्लांट कर सकते हो जो कि फ्रूट दें आपको, ठीक है, तो आपको फ्रूट भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, छांव भी मिलेगा, सब चीज आपको जो है मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हमको क्या करनी चाहिए, अडॉप्ट जो है करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ नेचर के लिए भी क्या है, वो बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अच्छा, दो ही तीन क्वेश्चन है, चलो इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना के लिए इसमें से जो है कौन सा रीजन जो है क्या है उसके फिनिश होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो देखो, एग्रीकल्चर एक्सपांशन है कि नहीं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है कि नहीं, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है कि नहीं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन। तो फ्लोरा और फौना के खत्म होने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अर्बनाइजेशन भी है, ठीक है। उसके बाद देखो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम वगैरह बनता है उसके कारण भी होता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपांशन जो होता है उसके कारण भी होता है, क्योंकि लोग जमीनों को काटते हैं, ठीक है। तो ये सब वैसे अगर आपके मैं बोलूं तो ये सबके सब आते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, ग्रेजिंग एंड द फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन जो होते हैं वो सूखी लकड़ियों का होता है, उसको काटा नहीं जाता है, तो फ्लोरा और फौना के लिए जो है ये उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। Which of the following conservation strategies do not directly involve the community participation? इसमें से कौन सा मूवमेंट है जिसमें जो है लोगों ने जो है डायरेक्टली क्या किया गया था, कम्युनिटीज ने जो है पार्टिसिपेंट नहीं किया था। तो बीर बचाओ आंदोलन तो ऊपर दिया हुआ है, चिपको मूवमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द डिमार्केशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका आंसर है जॉइंट फॉरेस्ट, ये आप देख लेना, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है। इसको आप मैच कर लेना कि एशियाटिक एनिमल कहाँ है, हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ है, पिंक हेड कहाँ पे आता है, हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कि रिजर्व के अंडर में कौन कौन आता है, अनक्लास्ड के अंदर में कौन कौन आता है, प्रोटेक्ट के अंदर में जो है कौन कौन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस में क्या होते हैं, स्पेसीज जो है अवेलेबल होते हैं। सो बायोडायवर्सिटी इज एन एरिया वेयर मिलियंस ऑफ स्पेसीज आर फाउंड एंड दे आर लिव टुगेदर, ठीक है। व्हाई इज बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे एयर के लिए हो, चाहे वाटर के लिए हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, उन पर जो है डिपेंड होता है फूड चेन के थ्रू। हाउ है ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अरे बहुत सारे, मैं तो आपको बताया था कि लार्ज प्रोजेक्ट के कारण होता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उसके कारण फ्लोरा और फौना खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण खत्म हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करने के कारण हो रहे हैं। उसके अलावा हमने और क्या चीज देखी थी, फ्लोरा फॉसिल फ्यूल यूज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण हो गया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, फ्लोरा और फौना जो है खत्म हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, answer the following question about 120 words, describe how communities have conserved and the protected forest and wildlife India। आप लिख देना, चिपको मूवमेंट हो गया, बीर बचाओ आंदोलन हो गया, इन सब के कारण कम्युनिटीज वाले लोगों ने जो है क्या किया गया था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है क्या किया गया था, बहुत सारे चिपको मूवमेंट चलाए थे, बीर बचाओ मूवमेंट चलाए हुए थे। इसके अलावा जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उसको भगवान की तरह, गॉडेस और गॉडिस की तरह क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनके प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, हेल्प होते हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख देना। राइट ए नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या करोगे भैया, अच्छे प्रैक्टिस क्या करोगे कंजर्वेशन को बचाने के लिए, पेड़ को काटोगे नहीं, पेड़ की कटिंग करना कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल का यूज करना कम करेंगे हम लोग, ठीक है। और भी आप क्या कर सकते हो, जो अप्रोचिंग होता है, जो हंटिंग होता है, उन सब चीजों को जो है कम करके हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को जो है कंजर्वेशन जो है कर सकते हैं। तो देखो, आपके स्कूल में जो टीचर आपके आंसर दिखाते हैं एज इट इज आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने थॉट से क्या आंसर लिख रहे हो। जो आंसर मैडम ने, सर ने लिखवा दिया, उसको रटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, कुछ टाइम के लिए वेरी गुड मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप चीजों को समझो, और सोशल साइंस बहुत ईजी है, अगर आपको कहानी समझ में आएगी उसी कहानी को तो लिखना है ना, तो मैथ का कैलकुलेशन है ना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा स्टोरी को एक और बार अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद इनके आंसर आप खुद ब खुद ओन वर्ड्स में जो है आप लिख सकते हो, आपका कोई भी मार्क्स जो है नहीं कटेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।